अरे बच्चों, तुम दोनों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? कल तो क्लास में तुम्हारी परीक्षा है ना। चलो जल्दी से पढ़ाई करो वरना नंबर कम आएंगे। इतनी गर्मी में कैसे पढ़ाई करें? देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। इस पंखे से भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही। पसीने पर पसीने निकल रहे हैं। हमारे घर में इतनी गर्मी क्यों है? हम अपने दोस्तों के घरों में भी तो जाते हैं, पर वहाँ तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। हमारी टीन की छत है ना, इसलिए हमारे घर में गर्मी ज्यादा रहती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग जल्द ही एक बड़ा सा और अच्छा सा घर बनाएंगे जिसमें हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। चलो अब जल्दी से पढ़ाई कर लो। सुनीता के परिवार के पास कहने को अपना घर तो था, लेकिन ये घर काफी ज्यादा छोटा था। साथ ही घर की छत भी लोहे की टीन की बनी थी, जिसके चलते गर्मियों में अक्सर उनके घर में काफी ज्यादा गर्मी रहा करती थी। दोनों बच्चों को लेकर आंगन में क्यों सो रही हो? गर्मी इतनी ज्यादा है कि किसी से भी घर के अंदर सोया नहीं जाता। दिन तो दिन, रात को भी गर्मी से बिल्कुल सुकून नहीं है। आप तो कह रहे थे कि इस साल घर की मरम्मत करवाएंगे, तो क्या सोचा है आपने? पैसों का इंतजाम हुआ? एक दोस्त से तो बात करी है, वो ब्याज पर पैसा डलवा देगा, लेकिन फिर कुछ समय तक थोड़ा हाथ टाइट रखना पड़ेगा। सुनिए, फिक्र मत करिए, आप जितने भी पैसे देंगे मैं उसमें घर चला लूंगी। अब तो आप बस जल्द से जल्द इस घर की मरम्मत करवाइए। इतनी गर्मी में अब और नहीं रहा जाता। अनुज जल्दी से अपने दोस्तों से ब्याज पर पैसे लेकर आता है और लाकर सुनीता को दे देता है। सुनीता, ये लो पैसे। अगले हफ्ते से मजदूर घर की मरम्मती के लिए आ जाएंगे। मैं 2 कमरे और बनवा रहा हूँ और साथ ही इस छत को भी ठीक करवा दूंगा। बस तुम ये पैसे संभाल के रखना। ठीक है जी, मैं ये पैसे संभाल कर रख देती हूँ। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अपना नया घर बनने की खबर से दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। माँ, मेरा अलग कमरा होगा ना? मैं सोनू के साथ नहीं सोऊंगी, ये रात को बहुत खर्राटे मारता है। मुझे भी इसके साथ सोने का कोई शौक नहीं है। मैं तो दादी माँ के पास सोऊंगा, वो मुझे रोज इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। नहीं, दादी माँ के पास तो मैं ही सोऊंगी, दादी माँ सिर्फ मेरी है। अरे बस भी करो तुम दोनों, मैं तुम दोनों की हूँ। तुम दोनों ही मेरे साथ सोना। अच्छा सुनीता, घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनवा देंगे। जिससे घर में मंदिर होता है, उस घर में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ जी, ये तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था। अब तो बस जैसे तैसे करके 4-5 दिन गुजारने हैं और उसके बाद घर में काम शुरू हो जाएगा। पूरा परिवार नया घर बनने की खबर से काफी ज्यादा खुश था और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था और बाहर काफी तेज आंधी तूफान चल रहा था कि तभी सुनीता के घर के पास जो बिजली का खंभा था, उस पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और देखते देखते पूरे बिजली के खंभे में आग लगनी शुरू हो जाती है। वो आग इतनी ज्यादा फैलती है कि आसपास के और घरों को भी चपेट में ले लेती है। इसी चपेट में सुनीता का भी घर आ जाता है। सुनीता के घर वाले तो जैसे तैसे करके इस आग से बच जाते हैं, लेकिन उनका पूरा घर और घर में रखा सारा का सारा सामान, यहाँ तक कि अनुज जो पैसे लेकर आया था, वो सब जलकर राख हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सारा घर जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। तूने हम गरीबों के साथ ये क्यों किया भगवान, क्यों किया? नहीं, मेरा घर इस तरह तबाह नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे मेरे घर को बचाना है। माँ जी संभालिए अपने आप को, सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सारा परिवार इस हादसे के बाद अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है और 4-5 दिन वही रहते हैं। शुरुआत में तो उनके रिश्तेदारों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। क्या सोचा है कहीं घर के बारे में? चाचा जी, कोशिश में तो लगा हुआ हूँ। जब तक तो हम लोग यहीं रह रहे हैं, जैसे ही घर मिल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। अरे मैं तुम लोगों को जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा जब तक दिल करे यहीं रहो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके घर भी ढूंढ लो। आजकल के समय में घर मिलना इतना आसान नहीं है।
अपने चाचा कमलेश की बात सुन अनुज अब समझ जाता है कि वो लोग उन्हें अब और यहाँ ज्यादा दिन टिकने नहीं देना चाहते। अनुज कई जगहों पर किराए का घर ढूंढता है, लेकिन हर जगह किराया हद से ज्यादा महंगा होता है, जिसकी वजह से अनुज कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। इससे पहले फिर से अनुज के चाचा उसे टोकते अनुज अपने पूरे परिवार को लेकर सड़कों पर दर बदर भटकने लगता है और अब गर्मी से बचने के लिए अनुज एक जंगल के किनारे जाकर पेड़ की छांव के नीचे अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। बाबा, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बाबा, हमें घर जाना है, हमें अपने घर जाना है। बच्चों, इस तरह जिद नहीं करते। बाबा और सभी बहुत परेशान हैं। तुम यहाँ पेड़ की छांव में सो जाओ। कल रात से तुम दोनों ठीक से सोए भी नहीं हो, आराम कर लो। अनुज बेटा, तेरी जेब में कुछ पैसे हैं क्या? बहुत जोरों से भूख लग रही है। माँ, सिर्फ 500 रुपये हैं जेब में। भूख तो हम सबको लग रही है। मैं कुछ देखता हूँ। सड़क के किनारे जाने पर अनुज को एक समोसे की दुकान दिखती है। अनुज उस दुकान से सबके लिए एक एक समोसा लेकर आता है और पूरा परिवार उस समोसे को खाकर अपना पेट भरता है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे ही गुजार देता है। सुनील जी, बहुत भूख लग रही है। कल उस समोसे से भी पेट नहीं भरा था। ये इतना बड़ा जंगल है, यहाँ आसपास कहीं फल वगैरह तो होंगे ना? हाँ सुनीता, तुम ठीक कह रही हो, वरना अगर इसी तरह खाने पर पैसे खर्च होते रहे तो जेब में 1 रुपए नहीं बचेंगे। तुम यहीं माँ और बच्चों के साथ रुको, मैं आसपास कुछ देख कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा और ज्यादा अंदर भी मत चले जाइएगा, जंगली जानवर भी हो सकते हैं ना। अनुज थोड़ा ही जंगल के अंदर जाता है, तभी वहाँ उसे कुछ फल दिखते हैं। अनुज इन फलों को तोड़कर थोड़ा और अंदर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे जंगल में ढेर सारे बांस के पेड़ दिखाई देते हैं। अरे, हमने तो सोचा ही नहीं था कि जंगल के अंदर बांस के पेड़ों का इतना बड़ा जंगल होगा। इतने सारे बांस के पेड़ हैं यहाँ। उन बांस के पेड़ों को देखने के बाद अनुज इन फलों को लेकर वापस बाहर की तरफ आ जाता है और पूरा परिवार फल खाकर अपना पेट भरता है। तो बेटा, क्या सोचा है तूने? क्या करे, कहाँ जाए? सर छुपाने के लिए कब तक इस पेड़ के नीचे बैठेंगे? कहीं न कहीं तो बसेरा करना ही होगा हमें अपना। अगर हम किसी गांव में रह रहे होते तो आसपास हमें घास दिख जाते, जिसे घास फूस से कम एक झोपड़ी तो बनकर तैयार हो जाती। झोपड़ी बनाने के लिए भी हमारे पास घास फूस नहीं है। हम लोग अपना घर बनवाते हैं। सभी लोग उदास बैठे होते हैं कि तभी अनुज के दिमाग में जंगल में देखी गई वो बांस की लकड़ियाँ आती है, जिसे अनुज को एक काफी अच्छी तरकीब सूझती है। घास फूस छोड़कर सबसे अच्छा क्यों ना हम बांस का घर बनाएं? क्या कहा आपने? बांस का घर? लेकिन बांस का घर बनाने के लिए बांस की लकड़ियाँ भी तो होनी चाहिए, और यहाँ कहाँ है बांस की लकड़ियाँ? अरे, फल लेने गया था तो जंगल में मुझे थोड़े अंदर की तरफ ढेर सारा बांस के पेड़ों का जंगल दिखा। हम वहाँ से बांस ला सकते हैं और यहाँ घर बना सकते हैं। और यहीं थोड़ी दूर पर एक झरना भी है और आसपास काफी सारे पहाड़ भी हैं। हम लोग इतने सुंदर नजारे में अगर बांस का घर बनाकर रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और यहाँ तो गर्मी भी नहीं लगेगी। माँ, टीचर ने हमें किताबों में पढ़ाया था कि बांस का घर काफी ज्यादा मजबूत होता है। मेघालय, सिक्किम, इन सभी जगहों में ज्यादातर बांस के ही घर होते हैं। और बाबा, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाऊंगा। अरे, तो देर किस बात की, चलो शुरू हो जाओ सब। अनुज एक लकड़हारे से थोड़ी देर किराए पर एक कुल्हाड़ी मांग कर लेकर आता है और जल्दी जल्दी उस जंगल से ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा कर लेता है और झरने की तरफ ले जाता है। आपने इतनी सारी लकड़ियाँ काट तो ली, लेकिन आप घर बनाएंगे कैसे? तुम फिक्र मत करो, मैंने सब सोच लिया है। सबसे पहले घर की नींव के लिए हमें खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई के बाद हम घर की नींव रखना शुरू करेंगे। मैं गीली चिकनी मिट्टी का लेप बना देता हूँ और जो थोड़े बहुत पैसे हैं उससे जाकर रस्सियाँ ले आऊंगा। अनुज ऐसा ही करता है। सबसे पहले गीली और चिकनी मिट्टी का लेप बनाकर अनुज अपने परिवार के साथ जमीन में खुदाई करता है।
और अब थोड़े पैसों से जाकर एक मोटी और लंबी मजबूत रस्सी लेकर आता है और अब धीरे धीरे उन बांस की लकड़ियों को आपस में जोड़कर उनके बीच चिकनी मिट्टी का लेप लगाते हैं और रस्सी की मदद से अच्छे से बांध देते हैं। धूप की वजह से वो लकड़ियाँ काफी जल्दी सूख जाती है और इसी तरह अनुज पहले दीवारें, खिड़कियाँ और आखिर में छत बनाता है। 1 से 1.5 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार एक गरीब परिवार का बांस का घर बनकर तैयार हो ही जाता है। माँ, हमारा ये बांस का घर तो कितना सुंदर है और बाहर से भी देखने में कितना बड़ा है। अनुज बेटा, इस बांस के घर के अंदर ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है ना? कितना ठंडा ठंडा सा लग रहा है। अरे यही तो कमाल है माँ बांस की लकड़ियों का। गर्म जगह पर काफी लोग बांस से ही घर बनाकर रहते हैं। वो तो ठीक है जी, अब आप जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। मैं एक मिट्टी का चूल्हा बना देती हूँ। कल काम पर जाना शुरू कर दीजिएगा। 2-3 दिन हो गए हैं आपको काम पर गए हुए और मैं भी कहीं आसपास काम देख लेती हूँ। दोनों काम करेंगे तभी हो पाएगा कुछ। अगले दिन सुनीता लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती है, तो वहीं अनुज पहले की तरह अपनी फैक्ट्री जाता है और मालिक से मिलने वाले पैसों से धीरे धीरे अपने दोस्त का कर्जा चुका लेता है। सुनीता हर रोज की तरह अपनी मालकिन माला के घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी तुम मुझे बाहर कब ले जाओगे कार्तिक? मैं तुमसे कहकर थक चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें तो अपने ऑफिस से काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माला, मैंने कुछ समय पहले ही अपना ये काम शुरू किया है। अगर मैं इस तरह से छुट्टी ले लूंगा तो काम पर ध्यान कैसे दे पाऊंगा? सिर्फ कुछ महीने की बात और है। इसके बाद तुम्हें जहाँ घूमना होगा मैं तुम्हें घुमाऊंगा। चलो, अब मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। माला का पति कार्तिक अपने काम के लिए निकल जाता है, तो वही माला उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देख सुनीता माला के पास आती है। वैसे तो मालकिन, आपके घर का मामला है, मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हुआ आपको? आप परेशान लग रही हैं। सुनीता, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। मेरी और कार्तिक की शादी को मुश्किल से 1 ही साल हुआ है। कार्तिक ने कुछ वक्त पहले ही अपना नया कारोबार शुरू किया है। कार्तिक अपने काम में इतना बिजी है कि मुझे वक्त ही नहीं दे पा रहा है। उससे मैंने सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाहर चलने के लिए कहा था, लेकिन उसके पास इसके लिए भी टाइम ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? मुझे कार्तिक के साथ किसी महंगी जगह पर नहीं, बल्कि किसी सुकून भरी जगह पर घूमना है, जहाँ पर ज्यादा शोर शराबा ना हो और न ही ज्यादा लोग हो। मालकिन, ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह है, जहाँ थोड़ी दूर पर ही जंगल तो है और वहाँ पर बहुत सुंदर पानी का झरना भी है। उस पानी के झरने के पास ही मेरी बांस की झोपड़ी बनी है। हम लोग उसी में रहते हैं। अगर मालिक को थोड़ा बहुत समय मिले तो आप उन्हें लेकर वहाँ आ जाइएगा, और वहाँ पर काफी ज्यादा शांति भी है। तो वो आपके घर के इतना पास भी है और इससे इनके काम का कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप उनके साथ समय भी बिता पाओगी। सुनीता की बात मान अगले रविवार ही माला कार्तिक को मनाकर सुनीता के घर के पास जो झरना था वहाँ ले आती है। इतना सुंदर नजारा देख माला और कार्तिक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताते हैं। जाने के समय जब माला और कार्तिक सुनीता का बांस का घर देखते हैं तो उन्हें वो घर काफी ज्यादा पसंद आता है। सुनीता, तुम्हारा ये बांस का घर काफी सुंदर है। पता है, कई देशों में ऐसे बांस के घरों को होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और तुम्हारा तो ये बांस का घर भी कितना सुंदर नजारे के पास बना हुआ है। मेरी मानो तो तुम इसी तरह के 5-6 और बांस के घर बना लो और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह इस्तेमाल करो। वैसे कार्तिक की बात ठीक है, इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत कमाई भी शुरू हो जाएगी और लोगों को भी इतना सुंदर नजारा देखने को मिल जाएगा। सुनीता जब ये बात अनुज को बताती है तो उसे भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अब अनुज सुनीता के साथ मिलकर 4-5 और बांस के घर बना देता है। सड़क किनारे ही एक टूरिस्ट स्पॉट का बोर्ड लगा देता है। कई सारे लोग उस बोर्ड को देखकर अब जंगल के अंदर आने लगते हैं। इतना सुंदर नजारा, इतने सारे बांस के घर देखते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। 2 दिन पहले ही मैं ये आई थी। 2 दिन में इतनी सारी जगह घूमी, लेकिन कोई जगह मुझे इतनी पसंद आई ही नहीं। लेकिन जरा ये जगह तो देखो, मैं तो आज रात ही वापस अपने घर जाने वाली थी, लेकिन अब तो मैं यहाँ 3-4 दिन रहकर ही जाऊंगी।
आप लोगों ने तो रहने का काफी अच्छा इंतजाम किया है। मेरे शहर में इतनी सुंदर जगह है और मुझे ही नहीं पता था। मैं कल ही अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आऊंगी और मम्मी भी मुझे ज्यादा दूर जाना अलाउड नहीं करेंगी, लेकिन मम्मी अपने शहर में वो मुझे जरूर अलाउड करेंगी। सिर्फ हफ्ते भर के अंदर ही सुनीता और अनुज के बने हुए बांस के घरों में काफी सारे लोग रहने के लिए आते हैं। साथ ही इतना सुंदर नजारा देख वो लोग काफी दिनों तक वहाँ रहते हैं, जिसके चलते सुनीता अनुज की काफी अच्छी कमाई होनी शुरू हो जाती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ये बांस का घर हमें इतना पैसा कमा कर देगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस मामूली से बांस के घर से हम इतने पैसे कमा रहे हैं। लोग दिन भर नजारा देखते हैं और शाम को इस बांस के घर में आराम करते हैं। इतने पैसे कमा लिए हैं कि इससे हम और कई सारी चीजें शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट हैं वो सब बाहर जाकर खाना खाते हैं। कल से तुम यहीं पर उनके लिए खाना बनाना शुरू कर देना, इससे हमारी और कमाई होगी। सुनीता और अनुज बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सुनीता अगले दिन से खाना बनाना भी शुरू कर देती है। वो लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। महीने भर के अंदर ही अनुज सुनीता के साथ मिलकर वहाँ पर ढेर सारे बांस के घर बना देता है। जहाँ पहले इस सुंदर नजारे को देखने और बांस के घर में रहने के लिए सिर्फ इस शहर के लोग आ रहे थे, तो वहीं अब आसपास के लोग भी यहाँ आना शुरू कर देते हैं। तुम तो बेफालतू में मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो। देखो मैं तुम्हें कितनी सुंदर जगह लेकर आया हूँ। कहाँ तुम्हें हनीमून के लिए इतनी दूर जाना था और कहाँ हम अपने शहर के पास ही आ गए हैं। आप तो सच कह रहे हो कि ये जगह तो काफी सुंदर है। मुझे ये जगह काफी पसंद आई। आइए चलिए ना, हम पानी के पास चलते हैं और वहाँ जाकर ढेर सारी रील बनाएंगे। कपल और दोस्तों के साथ साथ परिवार वालों के लिए भी ये जगह काफी ज्यादा अच्छी थी। आजकल तो हम बड़े बुजुर्गों के लिए कोई घूमने की जगह बचे ही नहीं थी, लेकिन यहाँ देखो, जंगल का शांति इलाका, ठंडी ठंडी हवा, इतना सुंदर झरना और ये बांस का घर। अरे और नहीं तो क्या, ये जगह तो किसी जन्नत से कम नहीं है। सुनिए जी, अब जब तक हम हैं तब तक हर वेकेशन में यहाँ घूमने के लिए आएंगे। गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल जाएगी और दिल को भी जी भर के सुकून मिलेगा। कुछ ही महीनों में अनुज और सुनीता इतने पैसे कमा लेते हैं कि अब वो जल्दी से अपने सपनों का आशियाना बना पाते हैं। माँ, ये सच में हमारा ही घर है। हमारा घर तो काफी ज्यादा बड़ा है, जितना आपने बताया था उससे भी ज्यादा बड़ा, और ये कितना सुंदर है। माँ, यहाँ पर मेरा अलग से कमरा भी है ना? मुझे सोनू के बच्चे के साथ तो नहीं सोना पड़ेगा ना? इन दोनों को मौका मिलता नहीं और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों के अलग अलग कमरे हैं, कोई किसी के कमरे में नहीं आएगा। जाओ अब ऊपर जाकर अपने कमरे देखो। अब आप भी आराम कर लीजिए, बाकी का घर आप कल देख लीजिएगा। काफी थक गई होंगी आप। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा और आलीशान घर बनाया जिसमें सहूलियत की हर चीज है। उस हादसे के बाद तो मैं ये समझ बैठी थी कि किसी भी तरह अपना घर हम देख ही नहीं पाएंगे और जिंदगी भर हमें इसी तरह दर दर भटकना पड़ेगा। माँ जी, ये सब तो इन्हीं की वजह से हुआ है। अगर इनके दिलो दिमाग में बांस का घर बनाने का आइडिया नहीं आता तो न जाने हम कहाँ होते। भले ही आइडिया मेरे दिमाग में आया हो, लेकिन अगर तुम मेरा साथ न देती तो मैं कभी ये सब अकेले नहीं कर पाता। अब हम भी अपने काम पर चलते हैं। काफी सारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो 2 मैनेजर भी रख लिए हैं उन सबको हैंडल करने के लिए, लेकिन हमारा भी तो वहाँ होना जरूरी है ना। दोनों पति पत्नी अब वापस अपने काम पर आ जाते हैं और इसी तरह अपने इस काम को जारी रख अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। पहले पैसे दो। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है जो मैं यहाँ पर सबको फ्री में खाना बांटता रहूं। चलो 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 यहाँ से। एक बार की बात है, सहारनपुर नामक एक गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था।
वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। श्याम बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो कभी भी दूसरों की मदद करने के लिए मना नहीं करता था, बल्कि उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता और सबका भला सोचता था। अच्छा भाग्यवान, मैं काम पर चलता हूँ। जी ठीक है। आते समय पलक के लिए उसके स्कूल का बैग ले आना, उसका बैग फट गया है। अच्छा ठीक है, लेता आऊंगा। फिर पलक दौड़ते हुए श्याम के पास आते हुए कहती है, हाँ पापा, और मेरे लिए एक चॉकलेट भी लाना। ठीक है मेरी गुड़िया रानी, जैसा आपका हुक्म। फिर श्याम अपने काम के लिए घर से निकल पड़ता है। श्याम एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई करने का काम करता था। हर रोज की तरह श्याम अपना काम कर रहा था। फिर जैसे ही श्याम रेस्टोरेंट के बाहर साफ सफाई करने आता है, तभी वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है। बेटा, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। आइए, आप मेरे साथ अंदर आइए। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर शाम को उस भिखारी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है। फिर शाम उस भिखारी को एक कुर्सी पर बिठा देता है। बाबा, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। उसके बाद शाम उस बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लेकर आता है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति खाना खाने लगता है। तभी वहाँ पर पवन आ जाता है। पवन भी उस रेस्टोरेंट में काम करता था। पवन उस बूढ़े व्यक्ति को वहाँ पर ऐसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके पास आकर कहता है, ए भिखारी, अरे तू यहाँ अंदर कैसे आया है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे तुम्हें पता है ना, ये कितना महंगा रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। देखो साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है, हैं? चल 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 खड़ा हो और निकल यहाँ से, जा। पवन उस बूढ़े व्यक्ति से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर शाम आ जाता है। अरे पवन, तुम इनके साथ ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? इन्हें बहुत भूख लगी है और ये यहाँ पर सिर्फ खाना खाने आए हैं। अरे जैसे तो इस भिखारी के पास बहुत पैसे हैं जो यहाँ पर खाना खाने आ गया। फिर पवन उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का मारकर रेस्टोरेंट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन शाम पवन को ऐसा करने से रोक देता है। देखो, मुझे रोको मत, साफ पता चल रहा है कि इस भिखारी के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है और अब ये जो इतना खाना है इसके पैसे कौन देगा? शाम कुछ पैसे पवन के हाथ में रखते हुए कहता है, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है ना, तो ये लो पैसे और जाओ यहाँ से, इन्हें शांति से खाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसके बाद पवन उस रेस्टोरेंट के मालिक को बुला कर ले आता है। पवन शाम से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, इसलिए वो शाम को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, क्योंकि हर कोई हमेशा शाम के अच्छे व्यवहार की बहुत तारीफ करता था। सेठ के आने के बाद, देखिए सर, ये ऐसे किसी भी भिखारी को रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है। श्याम, ऐसा करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? सर, मैंने इस खाने के पैसे दिए हैं। अरे पैसे देने से कुछ नहीं होता, मेरे इतने शानदार रेस्टोरेंट में ऐसे भिखारी शोभा नहीं देते। मैं इन जैसे भिखारियों की वजह से अपने रेस्टोरेंट की आन बान शान को गंदा नहीं कर सकता, समझे? सिक्योरिटी, अबे इसी वक्त इस आदमी को यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। उसके बाद दो गार्ड आते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को जबरदस्ती रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं, जिस पर शाम बस देखता रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। और हाँ श्याम, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। तब शाम वो खाना बाहर ले जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शाम देखता है कि पवन काउंटर से कुछ रुपए चुरा रहा था। तब शाम पवन के पास जाता है। पवन, तुमने तो कहा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम दोबारा चोरी कर रहे हो। तुम हमेशा ग्राहकों से भी ठगाबाजी करते हो, लेकिन अब तुम सेठ जी के भी पैसे चुरा रहे हो। अरे जिन्होंने तुम पर इतना भरोसा करके तुम्हें यहाँ पर काम पे रखा है। अरे अगर हम इनकी दौलत से कुछ रुपए ले भी लेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, देखो देखो, अगर तुम्हें चाहिए तो आधा हिस्सा तुम भी रख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करता
और न ही किसी के गलत काम में साथ देता हूँ, समझे? मैंने तुम्हें पिछली बार भी चेतावनी दी थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम सुधर जाओगे और ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। तुम नहीं सुधरने वाले। आज मैं सेठ जी को सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगा। अरे 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 देखो 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 देखो, ऐसा मत करो। रुक जाओ श्याम, अरे रुको। श्याम पवन की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से वो सेठ को बुलाने चला जाता है। अरे अब क्या करूं? ये श्याम का बच्चा तो आज मुझे मरवा कर ही रहेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ, आइडिया। पवन श्याम से बैग में ही चुराए हुए रुपए रख देता है और वहाँ पर एक नकली गवाह भी तैयार कर लेता है। थोड़ी देर बाद श्याम सेठ के साथ आता है। सेठ जी देखिए, ऐसा करते हुए मैंने पवन को दूसरी बार पकड़ा है। पवन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सब सच है? तुमने चोरी की है? अरे नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि श्याम खुद ही चोरी कर रहा था और जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने अपना सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की है। नहीं सेठ जी, ये झूठ बोल रहा है। सेठ जी, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इस गवाह से पूछ लीजिए, इसने भी श्याम को चोरी करते हुए देखा था। जी साहब, पवन बिल्कुल सच कह रहा है। हमने जब इसे रोकने की कोशिश की तो उल्टा ये हमें धमकी देने लगा और कह रहा था कि हमें झूठे इल्जाम में फंसा देगा। आप चाहो तो इसका बैग चेक कर सकते हो। फिर जब सेठ श्याम का बैग चेक करता है तो उसे उसमें कुछ रुपए मिलते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी श्याम, तुम लालच में इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हें यहाँ काम पर रखा और तुमने मुझे ही काटने की कोशिश की। नहीं सेठ जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चुप करो और इन शरीफों को फंसाने की कोशिश मत करो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। इस तरह श्याम को सबके सामने जलील करके काम से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मजा आ गया उस श्याम के बच्चे को सबक सिखाकर। अरे बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन रहा था, मुझसे पंगा लेने चला था और देखा, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हाँ भाई, सही कहा। ये लो तुम्हारा आधा हिस्सा। तुमने मेरी इस काम में मदद जो की है, नकली गवाह बनकर। फिर श्याम उदास होकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं जी, आप ऐसे निराश मत होइए। मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। हाँ हाँ, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया और सबके सामने जलील किया गया। कोई बात नहीं जी, सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कोई किसी के साथ गलत कर रहा है और सोचे कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। अभी उसे सिर्फ कुछ मौके मिल रहे हैं खुद को सुधारने के लिए, लेकिन इंसान उन सबको जीत समझने लगता है और सोचता है कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन ये सब उसका सिर्फ भ्रम होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि काम कहाँ ढूंढूं। वहाँ मुझे अच्छी पगार मिलती थी, लेकिन अब देखो मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिलेगी या नहीं, देखता हूँ। समय पर सब हो जाएगा, बस आप भगवान पर भरोसा कीजिए। हाँ भाग्यवान, अब बस उन्हीं का सहारा है। कई दिन काम ढूंढने के बाद श्याम को मेहनत मजदूरी का काम मिल जाता है, लेकिन इसमें ना तो ज्यादा पैसे बच रहे थे और ऊपर से ये काम बहुत ही ज्यादा मेहनत का था, जिससे श्याम को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन जब श्याम काम से घर वापस लौट रहा था, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जरा गर्म पानी की बोतल दे दो, आज भी कमर में दर्द हो रहा है। आप इस काम को छोड़ दीजिए, इससे आपको रोज रोज बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन फिर मुझे कहीं और भी तो काम नहीं मिल रहा है ना। कहीं और काम करने की क्या जरूरत है, जब आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। खुद का काम? हाँ, आपको याद है पहले आप गांव में पिताजी के साथ गोलगप्पे बेचते थे और आप तो इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हैं कि कोई भी उन्हें खाएगा तो खाता ही रह जाएगा। हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं आपको हर रोज इस तरह परेशानी में नहीं देख सकती। वैसे भी खाने का काम ज्यादा ही चलता है, तो इसलिए आप अपना खुद का ही काम शुरू कर दीजिए। हाँ पापा, मम्मी जो कह रही है मान लीजिए। वैसे भी मम्मी हमेशा सही ही कहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैंने मान ली तुम्हारी मम्मी की बात। ये अब मुझे हर रोज पापा के हाथ के स्वादिष्ट गोलगप्पे खाने को मिलेंगे। बस फिर कुछ इस तरह श्याम अपना गोलगप्पे बेचने का काम शुरू कर देता है।
10 के 4, 10 के 4, 10 के 4 गोलगप्पे। अरे बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट गोलगप्पे, खाओगे तो बस खाते ही रह जाओगे। शाम के पास 2 ग्राहक आते हैं। अरे क्या बात है भैया, आज के समय में तो कोई भी नहीं देता 10 के 4 गोलगप्पे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे गोलगप्पे खराब हो इसलिए 10 के 4 दे रहे हो? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आप एक बार गोलगप्पे खाकर तो देखिए, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो बेशक मत खाना। ठीक है, तो फिर 2 हमें। जैसे ही दोनों ग्राहक गोलगप्पे खाते हैं तो वो तारीफ करते ही नहीं थकते। अरे वाह, मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं। सच में भाई, एक तो इतने सस्ते, ऊपर से इनका स्वाद भी बहुत ही गजब का है। अरे हाँ भाई, और तो भाई हम तो खाते थक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे से हमारा मन ही नहीं भर रहा है। शाम के गोलगप्पे सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। कुछ इस तरह उसका काम अच्छा चल रहा था। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन वो अपने परिवार के साथ अपने गांव जाता है, जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वहां उसे उसका पुराना दोस्त महेश मिलता है, जिसने अब खुद की एक नई दुकान ले ली थी। वो पहले ठेले पर पकौड़े बेचा करता था और अब उसकी खुद की पकौड़े की दुकान थी। अरे महेश भाई, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें तुम्हारी दुकान के लिए। शुक्रिया भाई, तुम बताओ सब कैसा चल रहा है? फिर श्याम भी महेश को अपनी जिंदगी के बारे में बता देता है कि किस तरह वो भी अब गोलगप्पे बेचने लगा है। सही है भाई, वैसे भी तुम बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते थे, मुझे आज भी उसका स्वाद याद है। ऐसे गोलगप्पे मैंने सच में कभी नहीं खाए। लेकिन वैसे तुम कितने के गोलगप्पे बेचते हो? 10 के 4। क्या कहा? 10 के 4? हाँ। अरे भाई, ये तो बहुत सस्ता है। तुम किस जमाने में जी रहे हो श्याम? आजकल कोई भी इतना सस्ता सामान नहीं बेचता, वो भी इतनी महंगाई के जमाने में। तुम धंधा खोलने बैठे हो कि दान पुण्य करने? लेकिन अरे लेकिन बेकिन छोड़ो, मैं जानता हूँ तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन इस कलयुग के जमाने में इतना अच्छा बनकर क्या करोगे? तुमने हमेशा इतना अच्छा किया, दूसरों का भला किया, तो क्या कभी तुम्हारा कोई फायदा हुआ? हाँ, अब मुझे ही देख लो, अगर मैं दुनिया का भला करने लगता तो क्या आज मेरे पास ये दुकान होती? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये दुकान नॉर्मल से पकोड़े बेचकर ले लिया है? हाँ? अरे मैं बिल्कुल सस्ता माल यूज करता हूँ और महंगे पर बेचता हूँ। लेकिन मैं ऐसे लालच नहीं कर सकता। अरे हमें अपना भी तो पेट पालना है और थोड़ा बहुत लालच तो करना ही पड़ता है ना श्याम। श्याम महेश की बातों को बड़ी ध्यान से सुनता है और उसे भी अब समझ आ जाता है कि अगर वो ऐसे ही सस्ते में अच्छे गोलगप्पे बेचेगा तो उसका अच्छा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में उसे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं होता था। इसलिए श्याम भी अपने गोलगप्पे का दाम बढ़ा देता है और साथ ही उसमें घपला करना शुरू कर देता है। अब वो 20 के 3 गोलगप्पे बेचता था और पहले की तरह महंगे की जगह सस्ता सामान यूज करता था। इससे अब उसे काफी मुनाफा हो रहा था। देखो भाग्यवान, इस महीने मुझे कितना मुनाफा हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन आप इस लालच को अपने सर पर ज्यादा मत चढ़ने दो। अरे अब हमें अपना पेट भी तो पालना है, थोड़ा बहुत लालच तो ठीक होता है। पहले अच्छा करने से मुझे भला क्या हुआ बताओ? मेरा कभी कोई फायदा नहीं हुआ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें भी उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरे मैंने देख लिया है, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ पर अच्छों के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ अच्छा होता है। अरे पवन का क्या हुआ? उसने मेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। नहीं न हुआ। और सेठ जी ने भी लालच किया, तब इतना जाकर के बड़ा रेस्टोरेंट खोला है। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो ईमानदारी से चलता तो क्या कभी इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन पाता? नहीं ना। इसीलिए मैं सब अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह धीरे धीरे श्याम के व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगा था। जहाँ वो पहले सबकी मदद किया करता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब वो दिन ब दिन घमंडी होता जा रहा था। एक दिन एक बूढ़ी औरत श्याम के पास आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। पहले पैसे दो। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है।
जो मैं यहाँ पर सबको फ्री में खाना बांटता रहूं। चलो 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 यहाँ से। श्याम उस बूढ़ी औरत को धुतकार कर वहाँ से भगा देता है, जहाँ पर श्याम अपने गोलगप्पे का ठेला लगाता था। उसके पास वही एक रजत नाम का व्यक्ति भी अपना ठेला लगाया करता था। रजत भी बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसके ठेले पर बहुत से ग्राहक आते थे, लेकिन श्याम को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उसे रजत से बहुत ज्यादा जलन होती थी कि कैसे रजत के ठेले पर उससे भी ज्यादा ग्राहक आते हैं। इसलिए श्याम एक प्लान बनाता है और कुछ गुंडों को हायर करता है। हाँ देखो, अपना काम तुम ढंग से करना। अगर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम 1 हफ्ते में अपना काम कर देंगे। हाँ, तुम बस पैसा तैयार रखना। फोन कटने पर अब आएगा मजा। तब वहाँ रमा आ जाती है। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, बुरे काम का कभी भी अच्छा नतीजा नहीं हो सकता। श्याम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन रजत के ठेले पर कुछ गुंडे आते हैं और उसके ठेले पर तोड़फोड़ मचा देते हैं। अगर तूने यहाँ ठेला लगाना बंद नहीं किया तो तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा, क्या समझे? अगर हमने तुझे दोबारा यहाँ देखा तो अगली बार हम यहाँ नहीं, सीधा तेरे घर पर आएंगे। चलो। दरअसल श्याम ने कुछ गुंडों को हायर किया था जो रजत को हमेशा धमकाते थे। इसी वजह से रजत ने वहाँ ठेला लगाना बंद कर दिया था। श्याम लालच में इतना गिर गया था कि उसे लगा कि अगर वो रजत का ठेला बंद करवा देगा तो अब उसके पास ज्यादा ग्राहक आएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर दूसरों का बुरा करे तो ज्यादा दिन उसका भी अच्छा नहीं हो पाता। एक दिन जब श्याम अपने घर पर सबके साथ डिनर कर रहा था, तब अचानक पलक बेहोश हो जाती है। पलक बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? अपनी आंखें खोलो बेटा। पलक, पलक अपनी आंखें खोलो बेटा। तब श्याम पलक को अस्पताल लेकर जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि पलक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके इलाज के लिए बहुत से रुपयों की जरूरत है। फिर अगले दिन श्याम घर जाता है और घर से वो बैग में पलक के इलाज के लिए बहुत से रुपए लेकर अस्पताल जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में एक आदमी आता है और वो श्याम का बैग लेकर उससे छीनने लगता है। देखो देखो, ऐसा मत करो, ये बैग मुझसे मत छीनो। मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है। प्लीज प्लीज, ये बैग मुझसे मत छीनो। ए चल हट। चोर श्याम को धक्का देकर उससे वो बैग छीनकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद श्याम बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पर रजत श्याम को ऐसे रोते हुए देख लेता है और उसके पास आकर उससे पूछता है, अरे क्या हुआ श्याम, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? फिर श्याम रजत को सारी बातें बताता है कि किस तरह चोर उसके सारे पैसे चुरा कर भाग गया। तब अब मैं क्या करूंगा? अगर मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो। उसके बाद रजत श्याम को अपने घर ले जाता है और अपनी जमा की हुई पूंजी लाकर श्याम को दे देता है। ये लो श्याम, अब तुम अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा सकते हो, लेकिन अभी तुम इसे रख लो, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। रख लो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उन गुंडों को मैंने ही भेजा था। मैं सब जानता हूँ श्याम। तुम पहले से जानते हो और फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और फिर भी। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम पहले बहुत अच्छे इंसान थे और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा करके हम कभी भी उन कर्मों से बच नहीं सकते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद श्याम हॉस्पिटल चला जाता है और अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाता है और खूब मेहनत करके रजत के पैसे धीरे धीरे करके वापस करता है। लेकिन उसके बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसे सबक मिल गया था कि हम जिंदगी में कभी दूसरों के साथ बुरा करके अपना भला नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा सही राह पर ही चलना चाहिए।